सरफराज को बहुत पहले ही उतार देना चाहिए था इनको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है। मैंने इवन सरफराज डैड है उनसे भी मैंने यही कहा कि प्लानिटरी पोजीशन बना हुआ है और सरफराज अभी डेब्यू करने वाले हैं, मतलब इससे अच्छा चीज हो ही नहीं सकता। मतलब वो हमेशा वो ही डू द ऋषभ पंत का रोल। गंगूबाई मूवी जब बन रहा था, मेरा काम ये था कि कंप्लीटली ये देखना फिल्म कब खत्म हो रहा है, फिल्म कब रिलीज होगा, इंडिया में कब रिलीज होगा, इंटरनेशनली कब रिलीज होगा, वो पूरा मुहूर्त देखना। बहुत बहुत नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया नाउ एंड नाउ। मैं हूं अंकित और आज हमारे साथ इतने खास शख्सियत हैं जिनको आपने सोशल मीडिया पे कई बार देखा है, सुना है। उनकी किताबें लोग पढ़ते हैं और कई लोग उनको फॉलो करते हैं। साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर और पब्लिक कमेंटेटर श्री ग्रीनस्टोन लोबो। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रीनस्टोन हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू अंकित, आपको निमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस, माय प्लेजर टू बी हियर। ग्रीनस्टोन, आप बहुत पॉपुलर शख्सियत हैं। एंटरटेनमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक सब आपकी प्रेडिक्शंस की डेली वेट करते हैं। और लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपको इस साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट आया और क्यों आपको इसी फील्ड में जाने का मन किया। इसी फील्ड में मन बोले तो काम जो नौकरी जो है वो तो मैं कुछ और कर रहा था, वो बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, वो मेरा काम है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो है वो जब मैं करीब 15 साल का था, तब से ही, मतलब करीब वो 35 साल पहले की बात है, तब से ही मेरा इंटरेस्ट है उसमें। और इंटरेस्ट इसलिए शुरू हुआ क्योंकि उस उम्र में आपको ये जानना होता है कि भाई ठीक है, ये तो महात्मा गांधी है या अमिताभ बच्चन है, लेकिन हम जिंदगी में हम्म। क्या करेंगे, राइट? तो उनका चार्ट अगर देखेंगे तो कुछ तो समझ में आएगा, उससे ये समझ में आ सकता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो वहां से शुरू हुआ एज एन इंटरेस्ट, फिर वो धीरे धीरे पैशन में बदल गया। फिर उसके बाद मैंने एक टाइम में आके ये रियलाइज किया कि हमारे इंडिया में हम लोग जो भी प्लैनेट्स यूज करते हैं, जैसे कि शनि तक हम यूज करते हैं, शुक्र मंगल गुरु शनि तक। लेकिन उतना जी। हम यूज करते हैं तो हमें सारा जवाब नहीं मिल जाता। तो क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं अगर मैं किसी महात्मा गांधी जैसा, मैं दो नाम लिया, महात्मा गांधी का अगर हम चार्ट देखेंगे तो उसमें ये समझ में नहीं आता कि वो विदेश क्यों गए। ओके, फॉरेन कंट्री क्यों, उनका विदेश विदेश के लोगों के साथ में कुछ बड़ा नाता रहा है। ये ऐसा नहीं हम्म। है जैसा हम और आप अमेरिका चले गए, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक बहुत बड़ा नाता था, तो वो क्यों, ऐसा क्यों? या अमिताभ बच्चन इतने बड़े सुपरस्टार क्यों हैं? तो इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने कुछ और प्लैनेट यूज करना शुरू किया, जैसे कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। फिर फिर चल के कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी। और उसके बाद इवन कुछ और बॉडीज को यूज करते हैं तो कंप्लीट होता है, यानी 12 राशि के लिए 12 ग्रह होना चाहिए। तो ये मैंने मेरा रिसर्च में मैंने पता किया, क्योंकि मैं 12 प्लैनेट यूज करता हूँ, तो इसकी वजह से मैं इसको एक कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी मानता हूँ। और दूसरी बात साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि मैं इस बात में मानता नहीं हूँ कि देखो मैंने सब कुछ करके देख लिया है। मैंने लाल हम्म। किताब में जितने भी रेमेडीज हैं वो सब करके देख लिया, या जितने भी लोग ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में जो भी बताते हैं ये रेमेडीज है, मैंने सब करके देख लिया है, लेकिन उससे कुछ असर नहीं होता है। जब भी इंसान का टाइम चेंज होता है तो अपने आप वो चेंज हो जाता है। सो मैं हम्म। ये रेमेडीज, ये स्टोन पहनना, वो सब चीजों में मैं विश्वास नहीं करता, इसके लिए मैं इसे साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी कहता हूँ। यानी कि एक मार्गदर्शन देना ही हमारा काम है, लोगों का जिंदगी बदलना हमारा काम नहीं है। तो अगर इसी की बात करें तो आपके डेट ऑफ बर्थ जब आप पैदा हुए थे, आपको लगता है वो पीरियड इतना सिग्निफिकेंट था कि आप इस प्रोफेशन में आए? मे बी आप किसी और युग में होते, किसी और दशक में होते, तो मे बी आप कुछ और प्रोफेशन ज्वाइन करते। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके ऊपर। वो समय के ऊपर होता है, जो भी आपका जो करियर होता है। जैसे कि अगर मैं कुछ उसी दिन में कोई और समय में पैदा होता तो शायद हो सकता है कि मैं इंजीनियर होता, कोई हम्म। और टाइम में जन्म लिया होता तो शायद मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन होता। तो वो वो टाइमिंग के हिसाब से वो प्लैनेट्स तो वही हैं जो आपको बनाता है, जो भी है। मेरा प्लूटो और यूरेनस दोनों 10th हाउस में है। जो वही टाइम में अगर जन्म लिया, अगर मैं राहुल द्रविड़ की बात करूंगा तो वो उनका लग्न में है, वो दोनों तीसरा स्थान का प्लैनेट। तीसरा तीसरा स्थान बोले तो हाथ का स्थान होता है, इसके लिए वो बड़े स्पोर्ट्स महान खिलाड़ी हैं। तो मैं एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे लिए जो वो 10वें स्थान पर है, 12वें स्थान का ग्रह, 12 यानी रिसर्च, तो वो ग्रह हम्म। के करियर के स्थान पर है, इसके लिए मैं रिसर्च करता हूँ। वो वही फर्क है, मतलब समय के ऊपर फर्क होता है। तो अगर साइंस की ही बात करें, बिकॉज साइंस वर्ल्ड में प्लूटो को प्लैनेट माना नहीं जाता, लेकिन आपके लिए प्लूटो बहुत सिग्निफिकेंट है और आप और छोटे माइनर प्लैनेट्स को भी मानते हैं। साइंस ही आपकी बातों को एक्चुअली वो डिनाई करता है, लेकिन तब भी आप एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर हैं। थोड़ा आयरॉनिकल नहीं है ये चीज? साइंटिस्ट जो है वो कभी एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ अग्री नहीं करेंगे, और हम लोग उनके बात कभी मानेंगे नहीं। मतलब द ट्वेन विल नेवर मीट, इट्स ओके, नवा। फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है ना कि ये जो देखो साइंटिस्ट अपना काम करते हैं, उनके लिए कुछ नियम होता है।
तो वो लोग अपने नियम के अनुसार वो कहते हैं कि भाई अगर एक ग्रह जो है उसे ग्रह माना जाएगा अगर वो कुछ पैरामीटर्स के अंदर आएगा, तो अगर उसका जी। सर्कम्फरेंस इतना है, अगर उसका डायमीटर इतना है, अगर वो ऐसा सर्कल करता है, तो वो हम मान के चलेंगे कि वो प्लैनेट है। तो उनका कुछ नियम है, उस नियम के अंदर प्लैनेट प्लूटो नहीं आता, इसकी वजह से वो कहते हैं कि वो प्लैनेट नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिस्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लान उसका फिजियोलॉजी के ऊपर नहीं जाते, हम लोग उसका ओके। उसका जो काम जो है उसके ऊपर जाते हैं। तो वो काम क्या करता है, प्लूटो का काम है वो लोगों को इम्पैक्ट करता करता है कि नहीं करता, वो रिसर्च हम करते हैं। तो हम लोगों ने तो देखा है कि प्लूटो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। इनफैक्ट वो सिर्फ एक इंसान के ऊपर काम नहीं करता, वो एक युग के ऊपर काम करता है, मतलब पूरा पूरा का पूरा जनरेशनल चेंज जो है उसको लेकर आता है। जैसे कि अब की बात करेंगे, अभी राइट नाउ जो भी चल रहा है वो जो भी अभी जो चल रहा है वो प्लूटो जो मकर राशि में प्रवेश किया 2020 में, तब इतना बड़ा परिणाम हुआ कि मतलब हम लोग सब बंद गए, वो कोविड एरा शुरू हो कोविड की गया वजह से। जी। तो ये कोविड को लेकर आने वाला प्लेनेट कौन है, वो है प्लूटो। तो पूरा जनरेशनल चेंज, पूरा का पूरा थिंकिंग बदल देता है वो। देखो आज की तारीख में हम वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, आप और हम लोग ऐसे एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो वार्तालाप कर रहे हैं, ये सब चीजें तब हो नहीं सकता था। तो ये हम्म, हुआ इसलिए क्योंकि ये प्लूटो का चेंज हुआ। तो प्लूटो का इम्पैक्ट ये है, उनको एस्ट्रोनॉमर्स को या साइंटिस्ट को ऑब्वियसली ये बात पता नहीं होगा, क्योंकि वो इस बात पे रिसर्च नहीं करते। तो आपने शुरू किया और मेजरली 90s में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था जो आपने शुरू किया था, और बहुत जल्द आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में आया जो ऑब्वियसली अभी तक है। तो क्रिकेट में आप बताइए कैसे किया, बिकॉज हम जानते हैं हमने आपकी कई इंटरव्यूज में देखा है, सुना है कि 96 वर्ल्ड कप आपने पहले प्रेडिक्ट किया था और फिर 99 भी प्रेडिक्ट किया था, लेकिन कहीं एक सही था कहीं एक गलत, क्या एक्सपीरियंस? ठीक है। ये 96 में मैं कितना साल का था, मैं 24, ओके, आई वाज 24 ईयर ओल्ड। मैं प्रेडिक्ट नहीं किया था, मतलब प्रेडिक्ट का मतलब ये कि मैंने किसी को जाके प्रेडिक्ट नहीं किया, मेरा पब्लिश नहीं हुआ वो प्रेडिक्शन। मेरे जो पब्लिश प्रेडिक्शंस है वो 2008 के बाद में से है। 2008 का जो यूरो कप जो शुरू हुआ, तब से मैंने मेरा प्रेडिक्शंस, मेरा कॉलम आने लगा, फिर उसके बाद मैंने किताब लिखा, मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखे, यूट्यूब वीडियोस किया, वो सब 2007 के बाद आया, 8 के बाद आया। लेकिन उसके पहले जो था 1996 में क्या था, मैं एक ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन था। मैं किसी कंपनी में काम करता था, और मैं मध्य प्रदेश में पोस्टेड था। तो मध्य प्रदेश में उस जमाने में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही था। तो आप अगर है जबलपुर में, वहां से आपको रायपुर आना है तो पूरा 1.5 दिन लगते थे, ठीक है। तो इस दौरान आप क्या करोगे, आपके पास समय ही समय है। तो ट्रेन से जाता था, तो उस टाइम में फ्लाइट भी ज्यादा जाते नहीं थे, तो उस टाइम पे मेरे पास एक ही सहारा था, किताबों का। तो मैं रिसर्च करता था बैठ के, सारे मेरे पास डेटा हुआ करता था। तो 96 का वर्ल्ड कप में उस टाइम में इवन इंटरनेट नहीं था, तो मैंने रिसर्च किया था। रिसर्च कैसे किया, मैंने जितना भी कैप्टन जो है उनका सबका मैंने बर्थ डिटेल अलग अलग मैगजीन से मैंने लिया, और उसको रख के मैंने कुछ अपना अनुमान लगाया। तो मैंने ये लगाया कि ये जो श्रीलंकन जो कैप्टन जो है, जो अर्जुन रणतुंगा। अर्जुन रणतुंगा जो थे, तो उनका जन्म जो है वो पूर्णिमा के दिन हुआ था, फुल मून। ओके, तो ये ओके। फुल मून जो होता है बहुत बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। और उनका फुल मून भी ऐसा फुल मून है जो वो जन्म लिए हैं गुरु नानक जी का जो फुल मून है, okay? तो वो बहुत ही पावरफुल फुल मून होता है, और उनका शनि बहुत स्ट्रांग था। तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त चार्ट है, तो ये इनका ही जीतना होगा, ठीक है। तो मैंने अपने दोस्तों को मैंने कहा, मैंने किसी मैगजीन में पब्लिश नहीं किया, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के बीच में मैंने कहा कि यार श्रीलंका जीतेगा। ओके, तो श्रीलंका जीत गया। तो फिर मैंने कहा कि यार ये तो मैं मेरे पास एक तरीका मिल गया है, मैं रिसर्च करूंगा इसके ऊपर। ओके, तो वो जो बोलते हैं ना, मतलब वो बंद घड़ी जो होता है वो भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाता है, ठीक है। तो ये बात राइट। पता नहीं था। ये मुझे कब पता चला, 1999 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उस टाइम पे भी मैंने रिसर्च किया। तो फिर मैंने सोचा कि पिछली बार तो फुल मून वाले ने जीता, इस बार भी शायद कोई फुल मून वाला जीतना चाहिए। तो मेरा एकदम चौंका देने वाली बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये आप आगे चेक कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। 99 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जितने भी कैप्टन थे, वो इंडिया का मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, ओके, इंग्लैंड का एलेक्स स्टुअर्ट हो, इवन जिम्बाब्वे के अलिस्टर कैम्पबेल, या ब्रायन लारा, साउथ वेस्ट अफ्रीका इंडीज। का हंसी क्रोनिया, जितने भी कैप्टन थे, सारे के सारे फुल मून में जन्म लिए, ठीक है। which is extraordinary, मतलब which is It is rarest of rare extraordinary. thing, yeah.
इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, पाकिस्तान का वसीम अकरम, आप हर एक कैप्टन को आप देखोगे, मैं एकदम चौंक गया था, माय गुडनेस, मतलब हर एक कैप्टन फुल मून में है। ये पहली एक ही बार हुआ है, उसके बाद में कभी नहीं हुआ, उसके पहले कभी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि अच्छा, इसमें से बेस्ट फुल मून किसका होगा। तो मैंने बेस्ट फुल मून करके मैंने थोड़ा सर्च किया, और मैंने देखा कि ब्रायन लारा का जो है, मुझे लगा कि ब्रायन लारा का एकदम बेस्ट है। वो सबसे बेस्ट फुल मून में जन्म लिए हैं, वो जो महावीर जयंती जो है, वो फुल मून में जन्म लिए थे। मैंने बोला यार, इतना महान दिन में जन्म लिए हैं तो बहुत अच्छा होगा, शुभ दिन नहीं है तो शायद वही जीतेंगे। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि वेस्ट इंडीज जीतेगा, ठीक है। और मैंने एक एक ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन था वो स्टीव वॉग, मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कि यार, ये तो फुल मून का जन्म नहीं लिया है, तो इसका तो कुछ बनेगा नहीं, कोई ठीक है, चांस ही नहीं है। कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली आप तो जानते हैं कि मैं गलत निकला। मैं तो जैसे ही वो गलत हुआ, तो मैं तो शुरुआत में तो मैं तो हिल गया। मैंने बोला अरे यार, ये तो गलत, गड़बड़ हो गई, एस्ट्रोलॉजी तो काम ही नहीं कर रहा, मतलब कुछ तो गलत है। तो फिर मुझे बाद में, मैं जब बैठ के मैं सोचने लगा, तो मुझे लगा कि मैं गलत हुआ, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हुआ, राइट। तो एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी तो प्लैनेट्स अपने काम कर ही रहे। तो कुछ तो है जो ये 1999 में हुआ है, जो मैंने नहीं देखा है, जो मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, तो फिर मैंने पाया कि 1965 के जन्म लिए थे स्टीव वॉग। स्टीव वॉग। और उसी साल में मैंने देखा कि हमारे भारत देश में 3 सुपरस्टार फिल्म एक्टर लोग जन्म लिए थे, शाहरुख, सलमान, आमिर खान। ओके, तो मैंने देखा कि अगर शाहरुख, सलमान, आमिर खान के टाइम में जन्म लिया एक आदमी, तो कुछ तो उनके कॉमन कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने कॉमन चीज ये देखा, दोनों की कुंडली में नेपट्यून और प्लूटो, दोनों मतलब चारों की कुंडली में दोनों जो ग्रह जो है, प्लूटो और नेपट्यून, दोनों 25 डिग्री के आसपास, 24-25 डिग्री में। और इसे कहते हैं डीप एक्सॉल्टेशन, मतलब एकदम उच्च स्थान जो होता है ना, वहां पर आना। तो ये बहुत ही रेयर फिनोमिनल होता है। ऐसा नेपट्यून और प्लूटो दोनों इकट्ठे 25 डिग्री में आता है, तो वो करीब 200-250 साल में एक बार होता है। तो ये ओके। बहुत ही रेयर चीज होता है, ठीक है। तो ये मैंने सोचा कि माय गुडनेस, ये इसी कारण ये हुआ है, मतलब मैंने इग्नोर कर दिया उनको, लेकिन वो उनके पास सबसे पावरफुल हॉरोस्कोप था। तो तो ये फुल बात मून ना होने के बाद भी ही वाज मोर पावरफुल देन द अदर बॉल्स। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उसके लिए, तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला यार, ये सब मैं प्रेडिक्शन वेडिक्शन करना बंद कर दूंगा। मैं अभी देखता हूँ कि क्या होगा। और मुझे ये देखना था कि अगला कौन सा वर्ल्ड कप होगा जिसमें इंडियन जीतेगा, ठीक है। मैं उसके पीछे लग गया, और मैं चाहता था कि वो इंडियन जीते अगला वर्ल्ड कप। तो मैं पूरा रिसर्च करने लगा। और मुझे करीब 2000, मतलब लाइक 8, करीब 2007-8 के आसपास मुझे ये समझ में आ गया था कि 2011 का जो वर्ल्ड कप होगा, उस राइट। वर्ल्ड कप कोई 1981 बॉर्न कैप्टन जीतेगा। ये बात मुझे एकदम क्लियरली समझ में आ गया क्लियर। ओके। कि अभी एक बात समझ में आ गया कि वो एक पैटर्न होता है। मतलब एक साल में ये जो साल होता है ना, कुछ कुछ साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, 1973 जैसा सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ, या 1959 जो कपिल देव जी का जन्म हुआ, ठीक है, ऐसा 1949 जहाँ पर सुनील गावस्कर का जन्म हुआ। तो ऐसे ही महान खिलाड़ी जो होते हैं, वो लोग का जन्म एकदम एक एक अच्छे टाइम पे होता है। और एकदम जो जो बड़े कैप्टन जो होते हैं, उनका भी एक महान साल में होता है, बहुत ही अच्छा साल में होता है। तो वो मैंने रियलाइज किया कि 65 के बाद में एक 73 74 था, और उसके बाद सीधा 81 हो रहा है। तो 74 में तो अपना रिकी पॉन्टिंग थे, उन्होंने तो 2 वर्ल्ड कप छटका दिए। 2 वर्ल्ड कप भी थे, यस। उसके बाद मुझे क्लियरली समझ में आ गया कि 1981 का जन्मीय जो बंदा है, वही जीतेगा अगले 2 वर्ल्ड कप। मतलब कोई ओके। 1991 के बाद जो है वो जीतेंगे 2011 का भी और 2015 15 का भी। का भी। ये बात क्लियर हो गई। तो अब ये देखना है कि भाई वो कैप्टन है कौन, ठीक है। तो इसमें पूरा रिसर्च में लग गया। तो फिर अपने धोनी साहब तो आंख में थे, नजर में थे। मैं तो उनके घर पे गया, उनकी मम्मी को मिला। मैं उनका मम्मी को मिला, उनके मम्मी से मैंने बर्थ डिटेल लिया। तब मैंने देखा कि माय गुडनेस, ये बंदा है जो हमारे लिए इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लेकर आएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने जब एक्चुअली 2004-5 में ये बात पता कर लिया था। और मैंने जब ये बात अपने लोगों को बताया, तो उन्होंने बोला अरे यार, उसको पहले टीम में टिकने तो दे, ठीक है, क्योंकि वो तभी तभी जस्ट गेम, हाँ जस्ट गेम। जस्ट केम देयर। लेकिन वो रह गया। एंड देन देन जब प्रेडिक्शन जब होने वाला था 2011 में, मेरा एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन था ये। और पेपर में वो हाफ पेज आर्टिकल आया कि मैंने कहा कि इंडिया विल विन द वर्ल्ड।
बिकॉज ऑफ एम एस धोनी। एम एस धोनी का जो कुंडली है बहुत पावरफुल है, 81 के हैं, प्लस उनका चार्ट में इतने सारे प्लैनेट्स पावरफुल है, तीनों यूरेनस नेपट्टून प्लूटो तीनों ग्रह स्ट्रांग है, और इसीलिए मैं एकदम क्लियरली बोल पाया कि वो जीतेंगे। तो मे बी यू लग रही कि अब तक मे बी जो इंडियन कैप्टन हुए हैं, एम एस धोनी का चार्ट सबसे पावरफुल रहा है। 2 वर्ल्ड कप्स हैं और कई सारे आईपीएल हैं, नॉट ओनली चैंपियंस ट्रॉफी भी है। नॉट ओनली इंडिया, जितने भी क्रिकेट कैप्टन पैदा हुए हैं अभी तक किसी भी दुनिया में, मतलब किसी भी देश में, सबसे बेस्ट एम एस धोनी है। Yeah, एंड वी आर वेटिंग फॉर वन मोर एटलीस्ट, somebody similar hopefully. I hope so, yeah. Somebody must be there, 2002 या 2004 या 5 में जन्म लिया होगा, hopefully. Yeah, let's see वो बंदा इंडिया में हो। मैं कुछ कुछ लोगों के ऊपर नजर टिका के रखा हूँ, मैंने अपने किताब में भी लिखा है, so let's see. और सीधा किताब पे आएंगे, क्योंकि वो समय था जब आप हाउस दैट अपनी बहुचर्चित बहुत पॉपुलर किताब को आप फॉर्म कर रहे थे, उसके बाद वो रिलीज हुई। हाउस दैट का क्या एक्सपीरियंस था और लोगों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि हमें पता है कि बहुत लोगों ने उसको पसंद किया था। Yeah. See, House That, this ये बुक जब मैंने लिखा था, मैं आपको बताऊं कि उस टाइम पे ये बुक लिखने का मेरा एक मकसद ये था, मुझे एकदम क्लियरली समझ में आ गया था कि 2019 के पहले लिखा मैंने, 19 का जो वर्ल्ड कप हुआ था जी। उसके 6 महीने पहले ये बुक रिलीज हुआ। तो मैंने उस टाइम पे मुझे ये बुक लिखने का सिंपल नजरिया ये था कि मैं लोगों को ये समझाऊं। मुझे देखो, लोग एस्ट्रोलॉजी के ऊपर विश्वास तब करते हैं जब आप ऐसे कुछ बताओ जो बहुत ही गंभीर मामला हो, और गंभीर मामला को आप उसको प्रूव करो कि देखो ये हो रहा है। तो अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो देन यू कैन से कि हाँ दिस वर्क्स, राइट। तो इंडिया में देखो, एक स्पिरिचुअलिटी है, उसके बाद में बॉलीवुड है, उसके बाद क्रिकेट आता है, ठीक है। ओके, तो ये तीन चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए। तो मैंने बोला यार क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट मी ट्राई प्रेडिक्टिंग इन क्रिकेट। तो तब मैंने वेरी क्लियरली मैंने चार्ट देखा था आयन मॉर्गन का, जो इंग्लैंड के कैप्टन है। मैंने पूरा सब सारे के सारे जो कैप्टन है सबका मैंने स्टडी किया। मैंने स्टडी किया था, इवन अपना विराट कोहली जो है हमारे कैप्टन थे। तो एकदम क्लियरली समझ में आ गया था कि आयन मॉर्गन जीतने वाला। तो मैंने मेरा पूरा लॉजिक लिखा उसमें कि ये बुक में क्यों आयन मॉर्गन जीतेंगे, ओके, और एक प्रेडिक्शन लिखा। तो फिर बाद में मेरा जो पब्लिशर जो है उन्होंने कहा कि भाई आप सिर्फ ये बोलोगे कि इंडिया नहीं जीतने वाला है, ठीक है, तो बुक कोई खरीद, ठीक है, तो एक काम करो, कुछ ज्यादा लिखो, कुछ ज्यादा प्रेडिक्शन करो, क्यों एक ही प्रेडिक्शन, 50 प्रेडिक्शन करो। तो मैंने बोला यार तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैंने 4 प्रेडिक्शन लिखा, 4 या 5 लिखा वर्ल्ड कप के बारे में, और बाकी 45 प्रेडिक्शन लिखा मैंने बाकी के क्रिकेटर्स और खिलाड़ियों के बारे में। मैं आपको बताऊं कि उस टाइम में मैंने जो भी खिलाड़ियों के बारे में बात किया, उस टाइम में कोई जानता ही नहीं था ये सब लोगों को। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था सूर्य कुमार यादव, मेरे को लोग पूछने लगे कौन है सूर्य कुमार यादव। देखो अब कितना बड़ा सुपरस्टार है वो, ओके, पोटेंशियली कैप्टन है अगले इस वर्ल्ड कप के लिए, हु नोस। यस, यू नेवर नो, यस ही कैन बी द कैप्टन। और मैंने ये किताब में लिखा है अबाउट हमारे जो वो है ना केकेआर का जो फिनिशर, व्हाट इज द नेम अपना, रिंकू सिंह के इस बुक में मैंने लिखा है। रिंकू सिंह को कोई जानता ही नहीं था, नोबडी न्यू दैट देयर इज समबडी हु एग्जिस्ट्स कॉल्ड रिंकू सिंह, और मैंने उनके बारे में लिखा है इस किताब में। आप सोचिए 2018, जब वो रणजी में भी कोई बड़ा नाम नहीं था। एग्जैक्टली, जब वो रणजी में भी बड़ा नाम नहीं थे। मैंने लिखा है अबाउट अभी सीएसके के लिए जो खेलते हैं शिवम दुबे, तो मैंने उनके बारे में लिखा था। एंड आप लोगों को आपको पता होगा कि ये उस टाइम में हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के खिलाफ इतना कुछ चल रहा था कि लोग बोल रहे थे कि खत्म हो जाएगा, केएल राहुल डिसअपीयर हो जाएंगे, ऐसे सब चल रहा था। यस काफी ज्यादा था, काफी कुछ चल रहा था। एवरीबडी वाज राइटिंग पुटिंग देम ऑफ एंड सेइंग कि यार ये लोग खत्म हो गए एंड ऑल दैट। मैंने कहा कि ये लोग रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी देयर एंड दे आर गोइंग टू बी बिग फॉर इंडिया। हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू बिकम ह्यूज फॉर इंडिया, वो तो कैप्टन तक बन गए। केएल राहुल को भी मैंने लिखा था कि इज अ कैप्टनसी मटेरियल, दोनों भी अलग अलग टाइम में कैप्टनसी कर चुके हैं इंडिया को। In future also they will do. I've written about Sarfaraz Khan. I've written so many people. जो मैंने ये not only positives, ये भी जितने भी लोगों को मैंने लिखा, मैंने for example like सौरव गांगुली को मैंने लिखा था कि he'll become the BCCI का head, and he became that president. And he became the president of BCCI. Okay, and शिखर in fact कई लोगों को ग्रीनस्टोन पसंद नहीं आया था। I mean they agreed, बाद में कहते हैं ना कि वो माने आपकी बात, लेकिन जब आपने कहा था कि जब तक ऑब्वियसली MS धोनी है 2019 में,
वो वर्ल्ड कप जीतने का चांस नहीं है, बिकॉज वो एक टाइम था, वो खत्म हो गया। लेकिन काफी लोग नाराज हुए थे, लेकिन बाद में माने थे उस बात को, करेक्ट जब हुआ करेक्ट। था ऐसा। आई नो जो या सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन बाद में मेरा लॉजिक वो जब समझ जाते हैं तो उन लोगों को समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, देयर इज सम लॉजिक इसमें है, तो वो एस्ट्रोलॉजी का लॉजिक है, वो तो समझ लेते हैं लोग बाद में। मे बी सरफराज के आपने नाम लिया था, तो हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, बिकॉज सरफराज अभी एकदम से टीम में ऑल ऑफ अ सडन आ गए हैं फाइनली, तो हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ग्रे लिजर्ड की। एक जो पैच है, जो आप कहते हैं कि प्लस भी है माइनस भी है, ग्रे लिजर्ड जिसको आपने नाम दिया है, वो क्या है वो ग्रे लिजर्ड? बिकॉज आपके फैंस समझ गए हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इसको जानना चाहेंगे। व्हाट इज दिस ग्रे लिजर्ड? ओके, तो ग्रे लिजर्ड पैच जो होता है ये जब प्लूटो जो है, जो किसी भी राशि में जब करीब 8 डिग्री से लेकर 8 सवा 8 डिग्री से लेकर 16 डिग्री तक, 8 से 16 के बीच में जब रहता है, 15 करीब 15 डिग्री, 8 से 15 डिग्री के आसपास जो पीरियड जो होता है, उस पीरियड में जो लोग जन्म लेते हैं वो भी ग्रे लिजर्ड होते हैं, और वो जो पैच जो चलता है दुनिया में वो भी ग्रे लिजर्ड पैच होता है। ठीक है। ओके। सो जो दुनिया जब ग्रे लिजर्ड पैच से गुजरता है तो उस टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है, तकलीफ होता है, और जो लोग जन्म लेते हैं ग्रे लिजर्ड के पैच में वो लोग मतलब जिंदगी के कुछ ऐसे कठिन पहलू देखते हैं। देखो उसमें नेगेटिव ग्रे लिजर्ड भी होता है, पॉजिटिव ग्रे लिजर्ड भी होता है। जो पॉजिटिव ग्रे लिजर्ड होते हैं वो इन सारे के सारे कठिनाइयों को देखते हैं, लेकिन उससे लड़कर उससे हरा कर सफलता पाते हैं। लेकिन जो नेगेटिव ग्रे लिजर्ड में जो जन्म लेते हैं वो एक चीज होता है जिंदगी का, उस चीज में हार जाते हैं, उसमें उनको हार देखना पड़ता है, प्रॉब्लम देखना पड़ता है। ओके। तो ये है। तो अगर उदाहरण देना है तो लाइक आई मीन, अगर बहुत ही जैसे संजय दत्त हो गए, अनिल राइट। अनिल अंबानी हो गए, ओके, तो ये लोग सब एक ही पैच के हैं। तो इवन और आपने कई जगह कहा था निर्मला सीतारमन शायद है, गौतम अदानी है मे बी। इवन उद्धव ठाकरे। सो आप ओके। देखेंगे तो मतलब उद्धव जी जो है उनको किसने उनको तकलीफ दिया? उनके खुद के लोगों ने तकलीफ दिया ना। करेक्ट। मैंने किताब में लिखा था कि उद्धव ठाकरे जी जो है उनको उनके ही लोग उनको तकलीफ देंगे, उनके ही लोग उनके पीछे वार करेंगे। ओके, तो उनके साथ वैसे हुआ। और निर्मला सीतारामन के बारे में मैंने कहा था कि मतलब वो जब हमारा जो देश जो कुछ तकलीफ वाला जो समय से गुजर रहा होगा, उस समय में ग्रे लिजर्ड लोग जो होते हैं वो ये पॉजिटिव ग्रे लिजर्ड है बेसिकली, निर्मला सीतारामन। इवन ओके। जो हमारे जो अपना यूएस अमेरिका जब सबसे कठिनाइयों से, सबसे बड़ा प्रॉब्लम से गुजर रहा था, जैसा रिसेशन जो हो रहा था राइट। 2008 में जब रिसेशन हुआ था, उस टाइम बराक ओबामा। बराक ओबामा जो प्रेसिडेंट बने वो भी ग्रे लिजर्ड है, पॉजिटिव ग्रे लिजर्ड है। तो वो तकलीफ का पीरियड में वो जो ही वाज द कैप्टन, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, और वो शिप को सही दिशा में लेके जाते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। जैसे निर्मला सीतारामन, अभी जो हमारा पैंडेमिक हुआ था उस टाइम में जो इकोनॉमी जो शेक हो गया था, तो उस इकोनॉमी का जो इंडियन शिप जो है उसको वो सही दिशा में लेके जा रहे थे। तो ये ये उनका ग्रे लिजर्ड वालों का वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं लाइफ में जहां पर वो एकदम कठिनाइयों को देखते हैं और उसके साथ लड़ना पड़ता है। इट कैन बी इंदिरा गांधी, इट कैन बी इवन डायना, लेडी डायना। लेडी डायना और इंदिरा गांधी तो नेगेटिव रिजल्ट थे बेचारे, जिनके वजह से उनका अपना जिंदगी खो बैठे हो। इवन फॉर एग्जाम्पल इवन or the actor, the other Khan, the great actor, who passed away very early, Irfan Khan, okay, राइट। he went away very early ना, तो वो भी ग्रे लिजर्ड ही थे। तो ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल्स है। इवन राकेश झुनझुनवाला जो who was a very great investor, okay, तो वो भी ग्रे लिजर्ड। आकाशा एयर उन्होंने शुरू करा, but he after starting he went away very quickly. He went away fast, yeah. He went away very early, मतलब 60 के भी नहीं। 62, he was 62. Yeah, just 62-year-old and he passed away. So he was also a grey lizard. Even Sridevi was a grey lizard actually. Oh, okay. Yeah, Sridevi was a grey lizard. She also passed at 60 something, right? So She was 54. I think she was 54 actually, 60 की नहीं। Yeah. You're right. Yeah. So she was also a grey lizard. ठीक है, तो grey lizard के लोग जो हैं वो negatively placed रहेगा तो then they pass early in life. Yeah. तो अगर हम श्रीदेवी से बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड के साथ आपका एसोसिएशन है बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, बिकॉज हम सीधा बात करते हैं 2 साल पहले की, 2022 की, जब साल अच्छा नहीं था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। मेजरली फिल्म्स
फ्लॉप हो रही थी, हिट नहीं हो रही थी, लेकिन तब एक बड़ा नाम जिसको हम सब जानते हैं, संजय लीला भंसाली, उन्होंने गंगूबाई जो वो बना रहे थे, उन्होंने आपको अप्रोच किया, और उसके बाद हमें पता है कि उस साल में भी उनके लिए रिजल्ट क्या रहा, तो क्या एसोसिएशन था उनके साथ, प्लीज कुछ शेयर करें। Yeah, that's a that's a very beautiful association actually. गंगूबाई मूवी जब बन रहा था तो संजय लीला बंसाली साहब जो है उनको थ्रू समबडी ही केम टू नो अबाउट मी, और उनको वो चाहते थे कि मतलब जितना हो सके उतना अच्छे टाइम में मूवी रिलीज हो, बने अच्छा टाइम पे और रिलीज अच्छे टाइम पे हो, और इवन इंडिया में ओवरसीज में जो रिलीज करते हैं वो ऐसे ऐसा अच्छा टाइम पे हो। और मेरा काम ये था कि कंप्लीटली ये देखना कि फिल्म कब खत्म हो रहा है, फिल्म कब रिलीज होगा, इंडिया में कब रिलीज होगा, इंटरनेशनली कब रिलीज होगा, वो पूरा मुहूर्त देखना। ओके। और एंड इवन अगर वो मूवी को लेके गए इंटरनेशनल पे, स्क्रीनिंग किया था उन्होंने, एंड मूवी गॉट अ लॉट ऑफ अपलॉज, स्टैंडिंग ओवेशन मिला था इन यस। फ्रांस वगैरह। तो वो सारे के सारे मुहूर्त जितने भी टाइम में हुए थे वो अच्छा मुहूर्त थे, ताकि वो प्रोड्यूसर को जो संजय लीला बंसाली सर सर हैं और इवन द एंटायर फ्रैटर्निटी जो है उनको मिले। एंड इवन जब वो जितने भी अवार्ड्स के लिए भेजा गया था उस टाइम पे मिले, दे गॉट अ लॉट ऑफ अवार्ड्स फॉर गंगूबाई, बेस्ट एक्टर यस। मिला था, बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था। तो वो सब जितने भी बैकड्रॉप पे रह के जो भी मुहूर्त का जो काम करना है वो सब मैंने किया था, टाइमिंग्स का जो काम करना है वो मैंने किया था। एंड आई थिंक ही वाज विजिबली हैप्पी, उनके और आपके हमने फोटोज देखी थी आई थिंक, और रिजल्ट हुआ बिकॉज उस बुरे साल में भी जहाँ बहुत मेजर फिल्म्स भी नहीं चल पा रही थी, आई थिंक गंगूबाई शोन, सो दैट वेल डन, Yeah, बट इसमें गुड। मेरा कोई काम नहीं है। I mean, absolutely, it's मेरा I was only just, I can't take any credit for that. It's a wonderful film made by wonderful director with wonderful star cast, and especially आलिया ने जो काम किया है, it is very beautiful. मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इनके साथ काम करने को मिला, मुझे वो स्क्रीनिंग पे मैं रहा, इन सबको मिला, मैं I could meet them, I could talk to them. That's my I think that's my big blessing. बाकी मेरा नहीं, कोई बट यू आर बीइंग मॉडेस्ट, बट यू नो कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चीजों की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और टाइमिंग को ही सही रखना हर कोई नहीं कर पाता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर आपने किया वो। इवन इवन अभी हम बात करते हैं तो श्रॉफ की, टाइगर श्रॉफ एंड फैमिली, उन्होंने भी अगेन खुलकर आपकी तारीफ किया, और आप उनके साथ भी एसोसिएटेड है, बट इट इज अ बिग डील, आप उनके साथ भी कर रहे हैं, तो आई एम श्योर उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा होगा। या बहुत बार क्या होता है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा आई वुड से चैलेंज ये है कि यू सी, मैं काम करना चाहता हूँ कुछ और लेवल पर, लेकिन उतना लेवल तक हम काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना लेवल तक हमारा वो फिल्म जो प्रोड्यूसर है उनका भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोड्यूसर जो है वो मैं चाहता हूँ कि ये एक्टर और ये एक्ट्रेस हीरो और हीरोइन बने, क्योंकि उनका, हम्म। देखो हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री और बाकी सब देखते हैं उनका, फिल्म का क्या उनका जो लोगों की पॉपुलैरिटी वगैरह, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये दो एक्टर अगर साथ में आते हैं तो उनका केमिस्ट्री एस्ट्रोलॉजिकली कैसा है और सक्सेस कितना हम्म। होता है। तो मेरा एंगल कुछ अलग होता है, तो क्योंकि उनका कुछ अच्छा टाइम चल रहा होता है, तो वो दोनों अगर आते हैं तो उनका मूवी का सक्सेस बनने का, ज्यादा होने का चांसेस बढ़ जाता है। चांसेस। तो कभी कभी क्या होता है कि वो एक्टर नहीं मिलते हैं, कभी वो एक्ट्रेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनका टाइम, उनके पास वो समय नहीं है, वो बिजी है, या इनका इनके साथ जम नहीं रहा है, ऐसे बहुत सारे बैकग्राउंड में बहुत सारे आई इश्यूज एम होते हैं श्योर। जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें सेकेंडरी या टर्शरी ऑप्शन लेना पड़ता है। बट जितना भी है हमारे हाथ में वो हम कर सकते हैं। तो अब सरफराज खान की बात है, बहुत वेट उन्होंने किया है, बहुत ज्यादा रन्स बनाए, और फाइनली अब टीम में आ गए हैं, और उम्मीद है क्योंकि ये बड़ी सीरीज है, इसमें मैच उनको मिलेंगे, और तो कैसे परफॉर्म करेंगे, सबकी निगाहें सरफराज पर है और हमारी निगाहें आप पर है, क्या आप देखते हैं उनकी तरफ? या सी, सरफराज को बहुत पहले ही उतार देना चाहिए था इनको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है। मैंने इवन सरफराज के जो डैड है उनसे भी मैंने यही कहा कि वो उनका जब सही वक्त होगा ना, जब हम्म। सारे सारे प्लानिटरी पोजीशन एकदम अच्छा हो जाएगा, तभी सरफराज खेलेंगे इंडिया के लिए। ओके, और वैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो पीरियड जो है ना, अभी नेपट्ट्यून 0 डिग्री पर है, प्लूटो करीब 5 डिग्री पर है, यूरेनस 25 डिग्री पर है, एकदम डीप उच्च स्थान पर है, प्लैनेट एक्स पावरफुल है। आई मीन इतना जबरदस्त प्लानिटरी पोजीशन बना हुआ है, और सरफराज अभी डेब्यू करने वाले हैं, मतलब इससे अच्छा चीज हो ही नहीं सकता। अगर वो मान लीजिए कि कुछ कुछ टाइम पहले, मतलब 2020 के पहले अगर वो डेब्यू कर दिए होते हैं, उस टाइम पे उनका नाम अच्छा था, तो शायद वो Right. उतना अच्छा नहीं कर पाते थे। 20 के बाद ही होना था, लेकिन 21
के बाद में अब जो इतना अच्छे प्लानिटरी पोजीशन आ रहे हैं तो बन रहा है, तो देन आई वुड से दैट ही इज गोना हैव अ लॉन्ग टेस्ट करियर। और उनका चार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब द चिप्स आर डाउन, जब सारे के सारे सिचुएशन आपके खिलाफ है, तब वो अच्छा खेलेंगे। मतलब वो हमेशा वो ही डू द ऋषभ पंत का रोल, ऋषभ पंत जैसा करते हैं ना, मतलब जब वो क्राइसिस मैन, ही इज अ क्राइसिस मैन, he's a crisis man, he's going to be another crisis man, and not only ओके। this series, he's going to be there for many long time. आपकी 91 प्रेडिक्शंस जो आपकी बुक है, जो लोग देख सकते हैं अभी बैकग्राउंड में, अगेन उसने बहुत सक्सेस, उसका रेशियो इतना हाई है, आपने जितनी भी प्रेडिक्शंस करी थी वो सारी सही होती है और आप वो दिखाते भी हैं। तो 91 प्रेडिक्शंस को लेकर आप कितना खुश हैं, और अगली बुक या नया क्या आने वाला है आपकी तरफ से? ओके, 91 प्रेडिक्शंस में मैंने पूरा एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके बारे में बात किया, मतलब पूरा देशों में क्या होगा, दुनिया में क्या होगा, वातावरण में क्या चल रहा है। मतलब मैंने कहा था कि जैसे ही 2020-21 होगा तो दुनिया में एक रिलीजियस और एक स्पिरिचुअल माहौल बनेगा। ओके, और मैं डायरेक्टली मैंने इंडिकेट किया था कि देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली कहा था कि देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट इज गोइंग टू हैपन, रिलीजियस थिंग्स दैट इज गोइंग टू हैपन। और जब वो राम मंदिर का जब बातचीत चल रही थी, तो आई वाज लाइक इट वाज अ वेरी वेरी गुड मोमेंट फॉर मी, लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि वो चीजें हो रही हैं, क्योंकि नेपट्यून जो है वो एसोसिएट होता है विद स्पिरिचुअलिटी, और नेपट्यून और प्लूटो दोनों एग्जैक्टली मतलब ये बहुत ही, आप कोई भी जाके इस वीडियो को जो सुन रहे हो आप लोग जाके रिसर्च कर सकते हैं। वो नेपट्यून और प्लूटो दो ग्रह जो है ना, ये अपने उसी जगह पे आने के लिए, मतलब प्लूटो को अपनी जगह पे आने के लिए 250 साल लगता है, करेक्ट, नेपट्यून के अपनी जगह पे आने के लिए 160 साल लगता है, 60-70 साल, और दोनों को इकट्ठे उसी राशि में उसी डिग्री में आने के लिए 500 साल लगता है। और 500 साल पहले जब राम मंदिर मतलब वो जो वहां पर जो मंदिर था उसको निकाल के डिस्ट्रॉय करके वहां पर मस्जिद बनाया गया था, वो 1528 में बना था। और 500 साल उस टाइम में जो प्लानिटरी पोजीशन था, एग्जैक्टली सेम प्लानिटरी पोजीशन अब हुआ। ओके, और मैंने इसी वजह से मैंने कहा था कि दिल पे स्पिरिचुअल रीजनरेशन कुछ ऐसा कुछ होगा। और राम मंदिर हुआ तो मुझे समझ में आया कि वो मैंने जो लिखा था उस टाइम में एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कि क्या होगा, लेकिन जब होने के बाद समझ में आया कि अच्छा ये होने वाला है। ठीक है, तो ये एक चीज है, ऐसे काफी उसमें प्रेडिक्शन है। वन ऑफ द मेजर प्रेडिक्शन मुझे जो लगता है अच्छा लगता है कि मैं इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता हूँ, कंपनीज के बारे में बात करता हूँ, और मैंने जितने भी कंपनीज के बारे में बात किया कि वो अच्छा करेंगे, दे आर ऑल डूइंग वेल। और इवन मैं मेरा पॉडकास्ट जो होता है उसमें भी बोलते रहता हूँ कि दिस इंडस्ट्री विल डू वेल, दिस कंपनीज विल डू वेल, सो दे आर ऑल डूइंग वेल, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर। देखो क्या होता है कि आजकल जो फाइनेंशियल जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दे डू टू काइंड ऑफ रिसर्च। वन इज फंडामेंटल रिसर्च एनालिसिस, ओके, देन टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन बट देयर इज वन मोर एनालिसिस दैट यू हैव टू डू, व्हिच इज प्रेडिक्टिव एनालिसिस। अगर आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस भी ऐड कर लेते ना तो आपका एकदम परफेक्ट जाता है, आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि कौन सा इंडस्ट्री अच्छा करेगा, कब चल के मार्केट्स ऊपर जाएंगे, कब चल के मार्केट्स नीचे आएंगे। तो मैं एक्चुअली मेरा जो नेक्स्ट बुक जो काम कर रहा हूँ दैट इज ऑन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जहां पर आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि विच इंडस्ट्रीज विल डू वेल, व्हेन टू टाइम सो दैट यू कैन एंटर द मार्केट एंड व्हेन टू एग्जिट द मार्केट, क्योंकि जब गिरावट आने वाला है देखो जब तेजी चलता है ना तब सारे के सारे लोग हीरो रहते हैं, लेकिन जब मंदी का पीरियड चलता है ना तब आपको एस्ट्रोलॉजी काम में आएगा। राइट, और मंदी आने का कोई, वापस आने का कोई कभी नहीं पता होता, कभी भी आ सकती है। यू रियली नीड सम गाइडेंस, यू रियली नीड समबडी टू टेल यू। और मैं ये कहता हूँ कि जिनको और कुछ जानना है ग्रीनस्टोन लोबो से, वो जरूर देखें कार्मिक कनेक्शन, जो आरजे सलील आचार्य होस्ट करते हैं और रेगुलरली आता है स्पॉटिफाई पे। जरूर उसको सुने और जाने। और ग्रीनस्टोन के से अगर आपको जो भी आपको जानकारी चाहिए, सारे लिंक्स आपको दिए गए हैं, जरूर उनके बारे में जानें। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रीनस्टोन आपका आज हमसे जुड़ने के लिए, हमें बहुत मजा आया, बहुत नॉलेज मिली। हम आगे भी आशा करते हैं कि आपकी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस आए और देश के लिए वो बहुत अच्छा साबित हो। थैंक यू सो मच ग्रीनस्टोन, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। Thank you so much, Ankit, for calling me on this show. Thank you. Pleasure. I wish a lot of success for the show. Thank you.